Namaste, Jai Guru, and welcome to Heartland Airy. Heartland Airy is back after a brief break. इसके लिए सबसे पहले तो apology इसलिए कि owing to technical issues that we've been facing during literally entire February, वो वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है. पिछले हफ्ते का तो वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज. और सेकंड जो है, फर्स्ट तो अपॉलॉजीज ले लिए, सेकंड जो है विच इज एन अपील. सी वी आर स्टक एट 1400 सब्सक्राइबर्स. तो हार्टलैंडर्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज मदद करो टू हेल्प अस रीच 2000 सब्सक्राइबर विच इज आवर नेक्स्ट माइलस्टोन एंड आई एम बैंकिंग ऑन यू ऑल. Okay, so it is now back to the main topic of the video, which is global update. Let us begin with MEGA, Mr. Modi ka MEGA, which is in other words the Trump-Modi meet. And what are the core points that we need to take home? मतलब core points तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने समझने के लिए what we need to take home, ये सब मीडिया में जो चल रहा है ना, तू मैं चल रहा है, इस सबसे दूर हट के उसको छोड़ के भी वी वुड प्रॉब्ली बी लुकिंग एट जर्मन इलेक्शंस थोड़ा सा, और इंटरेस्टिंग यूरोप को लेकर कुछ न्यूज़ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिए. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दोज दैट आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. एज आई सेड, वी आर गनिंग फॉर आवर नेक्स्ट माइलस्टोन ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स एंड यू कुड हेल्प अस गेट देयर. अभी चलते हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रम्प के जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ उसके ऊपर. एक चीज़ याद रखिएगा, वी आर अबाउट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, जैसे क्रिटिसिज्म भी नहीं करेंगे वैसे विक्ट्री डांस भी नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट हार्टलैंड एरी इज ऑल अबाउट, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स runs a trade deficit with most of the world. क्यों? Because a bunch of planners in United States, sometimes after the fall of Berlin Wall, sometimes during the end of Cold War, thought अब तो दुनिया अपना हो गया. फ्रीडमैन ने कहा world is flat, फुकुयामा ने कहा end of history, blah 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 whatever. तो अभी क्या करते हैं, पूरा दुनिया अपना है, so let us shift all the manufacturing units everywhere, और हम लोग सिर्फ कंजम्पशन पे जिएंगे, और लो कॉस्ट और लो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लो लेबर कॉस्ट जो है, क्योंकि हम लोग बाहर सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट लेके ऐश करेंगे, लो प्रोडक्शन में ऐश करेंगे, कंज्यूम करके ऐश करेंगे. इसका रिजल्ट, इसका बाकी का रिजल्ट का क्या हुआ वो भूल जाइए, बिकॉज दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. देयर वेर सर्टन गुड्स, देयर वेर सर्टन नॉट सो गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ इट, लेकिन ट्रेड डेफिसिट बन गया. बहुत देशों के साथ ट्रेड डिफिसिट, तो चाइना के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज जो है उसके साथ, इंडिया के साथ भी ट्रेड डिफिसिट बन गया. तो इसमें क्या हो गया, इंडिया एंड चाइना एंड एक्सेट्रा स्टार्टेड एंजॉयिंग सब्सटेंशियल ट्रेड सरप्लस विद यूनाइटेड स्टेट्स. तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है, इट इज बिटवीन 45 to 60 बिलियन डॉलर्स, डिपेंडिंग ऑन आप अपना डेटा कहाँ से लेते हो. लाइक USTR या CFR, ये सब अगर आप फॉलो करोगे तो वहाँ से आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन की द डेफिसिट, इंडिया का सरप्लस इज अबाउट 45 बिलियन. सम इंडियन मीडिया गो अप टू द लिमिट ऑफ सेइंग 55 to 60 बिलियन. एनीवे, अपना पॉइंट वो नहीं है. अपना पॉइंट है कि 45 बिलियन हो, 60 बिलियन हो, ये रियलिस्टिकली जो है ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं था. वाई? स्पेशली ट्रंप आने के बाद. द रीज़न इज मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी का पर्सनल रिलेशन. Knowing the kind of pressure tactics that Trump is famous about, Trump would have put a pressure on Modi ji, which he did, and Mr. Modi was expected to respond by accommodating, which Mr. Modi did. Question is, why did Mr. Modi accommodate? यही point है ये update का थोड़ा सा discuss करने का. There are two reasons why Mr. Modi accommodated, मेरे analysis के हिसाब से. Number one is the Ukraine issue. Donald Trump won in November, and if you follow the budget, जो कि अपना फरवरी में हुआ, 1-2 महीने बाद, नवंबर के 1-2 महीने बाद, इंडिया के बजट में ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स गुड्स जो है उसको लेके स्पेस बना लिए थे बाय रिड्यूसिंग कस्टम्स ऑन देम. सो इट वाज नॉट जस्ट मोदी एंड ट्रम्प का ब्रोमांस दैट वर्कड, इट वाज इन्फॉर्म्ड गेसवर्क एज वेल. नाउ ये सवाल ये आ जाता है कि व्हाट इज यूक्रेन वॉर गॉट टू डू विद दिस इंडिया रिड्यूसिंग कस्टम्स एंड टैरिफ्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोडक्ट. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि यूक्रेन वॉर का क्या संबंध है. इंडिया एक्सपेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप टू डी एस्केलेट यूक्रेन. यूक्रेन वॉर डी एस्केलेट हो जाता, विच इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, हो जाता तो ये होता कि रशिया वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू रिज्यूम ट्रेड विद अ होल लॉट ऑफ अदर नेशंस.
सो द प्राइस एडवांटेज दैट इंडिया वाज एंजॉइंग, जो एडवांटेज इंडिया को मिल रहा था 2022, 2023, 2024 में, लो प्राइस लो प्राइस लो प्राइस, क्यों? रशिया का दूसरा मार्केट नहीं था, मार्केट कम हो गया था। अभी वो प्राइस एडवांटेज इंडिया को मिलने वाला नहीं है 2025 से, बिकॉज वाई? बिकॉज स्पेशली ऑयल एंड गैस में, वाई? बिकॉज सैंक्शंस भी हट जाएंगे, द एंटायर वर्ल्ड मार्केट इज गोइंग टू ग्रेजुअली ओपन अप फॉर रशिया। तो रशिया जो कम पैसे में जो बेचता था, वो अभी रशिया के पास भी कोई रीजन नहीं है इंडिया को कम पैसे में बेचने का, क्योंकि रशिया के पास बायर्स बहुत सारे हो जाएंगे फिर से। एंड वही हो रहा है कि इट इज लुकिंग लाइक यूक्रेन इज अबाउट टू सेटल। व्हेन दैट हैपेंस, इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो जाएंगे। सो रशिया का भी गैस और यूएस का भी गैस लेवल फील्ड में आ जाएंगे। और लेवल फील्ड का जहां तक सवाल है, इट इज ऑलवेज गुड टू हेज योर इन्वेस्टमेंट्स। सो इंडिया गेट्स राइट एंड एग्रीइंग टू परचेज यूनाइटेड स्टेट्स गैस, ऑयल एंड गैस ज़्यादा तौर से इज अ रिजल्ट ऑफ इट। हाँ, इसमें यह देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो हम लोग गैस लेते हैं 8-10 कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द गैस सप्लायर्स। ये नहीं कि एकदम टॉप लेवल में है, इंडिया को उस पर फोकस रखना है कि अचानक से यूनाइटेड स्टेट्स को टॉप गैस सप्लायर ना बनाए, बिकॉज वी हैव सीन इट बिफोर इन द पास्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स को मतलब रिलायबल पार्टनर के हिसाब से हम लोग काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 जो है, 2 पॉइंट मैंने बताया था, एक है यूक्रेन वॉर का खत्म होना वाज अ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओल्ड पॉइंट अबाउट इंडिया शॉर्टकमिंग। इंडिया शॉर्टकमिंग क्या है? लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड आउटपुट। यू सी, एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इंडिया वाज अ डिफेंस जाइंट, अ टेक जाइंट एंड एन एग्रीकल्चरल जाइंट। अपने पास डिफेंस भी है, अपने पास टेक्नोलॉजी भी है, सो अपने पास एग्रीकल्चर का जो नो हाउ है वो भी है। So not only are we good in core defense, we are good in auxiliary defense also. We are good in technology. We are good in agriculture, core agriculture, auxiliary agriculture, which is agricultural byproducts also. Oil and gas को छोड़ देते हैं, oil and gas natural resources है, सबके पास नहीं होता है। तो अगर इंडिया डिफेंस और टेक और एग्री में ज्वाइंट होते, तो हम लोग को दूसरा देश से खरीदने का कुछ रहता ही नहीं। तब अगर यूनाइटेड स्टेट्स जैसा कोई कंट्री आके हमसे बोलते कि यार हम लोग से खरीदो, हम लोग खुले मतलब ओपनली बोल सकते थे कि भाई वी आर विलिंग टू बाय, बट व्हाट कैन यू ऑफर टू अस व्हिच इज गोइंग टू ऐड वैल्यू। मेरे को बेचने लायक आपके पास कुछ है ही नहीं भाई, बिकॉज आई एम डिफेंस वाइज आई एम नंबर 1 या नंबर 2, आई एम टेक्नोलॉजी वाइज नंबर 1 नंबर 2, आई एम एग्री वाइज नंबर 1 नंबर 2, मतलब टॉप लेवल पे है। तो दुनिया में बहुत कम ऐसा देश हो जाता जिसको अब इंडिया को बेचने के लिए कुछ होता, समथिंग विच वुड ऐड वैल्यू। वेल क्लियरली वो पोजीशन आज इंडिया का नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट देयर। सो वी सेट ऑन अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन इजराइल, फ्रांस, यूएसए एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ टेक एंड डिफेंस। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट जो आपके सामने है, बाइंग बाइंग बाइंग, नथिंग मच। अपना जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हम लोग जंप स्टार्ट कर सकते थे पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 साल में। अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस टेक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जो कि स्टार्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया है अभी तक। ओके, यू नो प्लेसेस लाइक वेस्ट पॉइंट एंड ऑल। अंडर सच सिचुएशन क्या हो जाता है, ये पॉइंट नंबर 2 में, बिकॉज वी लैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वी लैक रिसर्च R&D एंड आउटपुट। ये सिचुएशन में हो जाएगा, इंडिया विल ऑलवेज हैव टू चूज बिटवीन fighters, between high-tech weaponry from Russia, from France, from USA and so on, and keep spending money. This is in terms of objectively speaking, this is not a good practice, but we don't seem to be interested in a workable alternative with respect to indigenous end-to-end expertise as of now. कल को क्या होगा पता नहीं, but as of now नहीं है। और इसी के कारण that becomes the second reason why United States can actually sit on a negotiation table with India and can force India to buy something. Okay, तो ये अंकल का नज़र जो है वो ये 45-50 जो इंडिया का स्टेट ट्रेड सरप्लस है $1 billion के ऊपर है, उसको छोड़ के there is a bit of good news. There are some areas where there is not so much of spending. If you can read the compact clause, there is a mention of joint production in certain defense capability, including drones, sonar systems, including combat vehicles and missiles, unarmed surveillance systems, etc. etc. ये सब जो है, ये सब joint production जो है, ये सब production units इंडिया में होंगे। They would be Indian, these would be Indian organizations as a part of that. इसमें Indian employees होंगे, so ये सब इंडिया को benefit करेंगे, ये expect किया जा रहा है।
ट्रेड पिक्चर भी समथिंग लाइक दैट, बट वो थोड़ा अमेरिका के फेवर, मतलब अमेरिकन सीन में इंडियन कंपनीज वुड गो एंड इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, दे वुड सेट अप देयर यूनिट स्पेशली इन द एग्री सेक्टर. हिंडाल्को या जिंदल का तो ऑलरेडी सेटअप है, फ्यू न्यू प्लेयर्स वुड ऑल्सो जाएंगे. उसको छोड़ के जो API है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट API यूनिट, इंडिया इज़ प्रीटी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग API यूनिट. आज के दिन में चाइना का बहुत मतलब मोनोपोली तो नहीं, बट चाइना इज़ अ मेजर प्लेयर इन दिस मार्केट. तो अंकल ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को पुश करके एक मेजर प्लेयर बनाने का API यूनिट्स प्रोडक्शन का. तो API यूनिट्स के लिए भी शायद वहाँ पे इंडियन कंपनीज, इंडियन फार्मा कंपनीज वुड सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूनाइटेड स्टेट्स, अंकलिस्तान. तो ये है more or less the areas where it is not so much of uncle से purchase करना, but areas where India can also benefit in terms of long term advantage. Talking about long term advantage, तो ये 2-3 major point छोड़ के कुछ smaller points है, those are of लॉन्ग टर्म एडवांटेज. स्पेशली लॉन्ग टर्म एडवांटेज जब बोलते हैं तो स्ट्रेटेजिक आउटलुक का बात आ जाता है. तो स्ट्रेटेजिक आउटलुक को लेके अगर मतलब वो उसको दिमाग में रख के अगर बात करें तो देयर आर अ कपल ऑफ प्लेसेस लाइक IMEC. ट्रम्प इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि IMEC इज़ गोइंग टू बी अ हिट. अब इसमें इंडिया कैन कैपिटलाइज. इंडिया का प्रॉपर प्लान होना चाहिए. एक दूसरा है अंडर वाटर मेंटेनेंस ऑफ केबल्स. इसमें इंडिया वुड बी हैंडलिंग अ पोर्शन फ्रॉम नाउ ऑन ऑफ ये अंडर सी जो केबल्स है उसका मेंटेनेंस. ये भी इंटरेस्टिंग एरिया है जिसको लेवरेज के हिसाब से इंडिया यूज़ कर सकते हैं. इस सबको लेकर डिटेल्स में दूसरा वीडियो बना सकते हैं. देन देयर इज अ क्लॉज अबाउट इंडिया बीइंग entrusted with monitoring sea lanes along the Arabian Sea. Now this is particularly interesting. अरेबियन सी में इंडिया को एंट्रस्ट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे जितना भी कमर्शियल शिपिंग लेन्स है उसको आप मॉनिटर करो. तो इसको तो फॉरगेट अबाउट, ये इसमें पाकिस्तान का कितना हार्ट बर्न हो गया. बट अरेबियन सी के ऊपर यू मेंटेनिंग प्राइमरी कंट्रोल इज अनदर पोटेंशियल लेवरेज एरिया. उसके बाद क्वाड है, उसके बाद I2U2 है, बहुत सारे चीज़ है. एनीवे जॉइंट स्टेटमेंट को अगर देखेंगे इस मीट का, मिस्टर मोदी और ट्रम्प का मीट का, देयर आर सम 35-36 पॉइंट्स. वहाँ से आपको कम से कम 8-10 पॉइंट तो ऐसे निकल जाएगा विच इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लेवरेज. लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कंसिडरिंग कि ठीक है यूक्रेन वॉर इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला था, तो जो एडवांटेज हमको वो 2 साल में मिलने वाला था वो आगे जाके नहीं मिलता, ये तो जाहिर सी बात है. लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो है इंडिया का एक फंडामेंटल शॉर्टकमिंग विच इज लैक ऑफ R&D स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर. और डिफेंस सेक्टर को लेके मैं क्यों इतना फोकस रहता हूँ, मैं उसके लिए कभी बाद में वीडियो बनाएंगे. बिकॉज और वीडियो बनाने का भी ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ लेक्चर ऑफ जॉर्ज फ्रीडमैन, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे. बिकॉज एवरीथिंग दैट आई कुड प्रॉब्ली से हैज़ बीन कवर्ड बाय जॉर्ज फ्रीडमैन इन दैट लेक्चर. कि आज के दिन में आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो ना, ये टेलीफोन बोलो या सेलफोन बोलो या डिजिटल कैमरा बोलो या इंटरनेट बोलो, दीज आर ऑल डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड. दीज आर ऑल डिफेंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एंड रिजल्ट. डिफेंस जितना दिन मोस्टली अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम से आते हैं, निकले हैं ये लोग. मिलिट्रीज यूज़ करते हैं और उसके बाद जब इसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाता है या उससे आगे ही मिलिट्री का टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन निकल जाता है तो ये सब पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज टुडे आर वेयर एक्चुअली built by some defense technological research and developmental center somewhere in the world, which is to say mostly United States. इसीलिए मैं डेफटेक के मतलब डिफेंस का R&D एंड आउटपुट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ. तो जो से मैं बोल रहा था कि ये जो IMEC बोलिए या क्वाड बोलिए, I2U2 बोलिए, ये सब में अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवरेज के हिसाब से यूज़ करना है तो इसके लिए माइंडसेट चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए. इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो इंडिया इन द नेक्स्ट 4 years कैन बिकम अ फॉर्मिडेबल स्टेक होल्डर इन द रीजन. दूसरी तरफ से अगर इसको सिर्फ वो US अपॉइंट कर दिया, हम ठेकेदार है भाई, जो ड्यूटी खोल दिया वो ड्यूटी हम लोग कर लेते हैं, और अप्रेजल में US से कितना मार्क्स मिलेगा, किस में 4 मिलेगा, किस में 5 मिलेगा, उसी को लेकर हम खुश रहेंगे, तो ये रोल वैसे ही वहीं पे अटक जाएंगे. और ये रोल चेंज होता जाएगा ईच टाइम न्यू प्रेसिडेंट्स का भी. आज ट्रम्प है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, इंडिया को कभी सामने लेके आएगा, कभी पीछे धकेल देगा, एंड इंडिया विल कीप स्विंगिंग फ्रॉम एंड टू एंड. So the best thing is you've got a friendly United States president, a little bit of planning, a little bit of long-term strategizing, and new जो responsibility जो मिल रहा है
these can be used as to extract a lot of leverage. Okay, so objectively speaking, what a lot of what happened in the Donald Trump and Narendra Modi meet was already in the making because of those 2 points that I said about that I've mentioned before. इंडिया का एडवांटेज ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक फ्रेंडली प्रेसिडेंट है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years. तो इसको और वो 35-36 पॉइंट जो है क्लॉजेस जो है उसमें जो 8-10 पॉइंट मैंने बताया कि जिसको इंडिया यूज़ कर सकते हैं उसको छोड़ के भी बहुत सारे टर्म क्लॉजेस है. अगर फुल फ्लेजेड उसके ऊपर भी फोकस करे तो all of this 8 to 10 or maybe 12 clauses can be transformed into potential weapons, potential leverages, advantage for India. India has the space, let's put it this way, India has to space to turn these responsibilities into strategic advantages for India in the long run if it plans and if it executes it right. Okay. Among other big updates, जर्मनी में आज इलेक्शन है. टुडे इज संडे व्हेन द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड. आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है बाय द वे, और जर्मनी का आज इलेक्शन है. अभी इलॉन मस्क, जेडी वैंस और द न्यू अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है, दे हैव क्लियरली एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर AfD. AfD क्या है? ऑल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड पार्टी. इलेक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है. मुझे पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन इसको लेके अगर AfD लीड करे तो इसको लेके तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं जर्मनी में. Because see, AfD is already quite popular in Germany, especially in East Germany. जर्मनी का जो ईस्टर्न साइड है, which was like वो कम्युनिस्ट साइड था जब सोवियत यूनियन के टाइम में, उसमें AfD is very popular. क्यों? क्योंकि ये सब तो एक्स USSR सैटेलाइट रहे हैं ईस्ट जर्मनी का ईस्टर्न साइड जो है. तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से ना ये मास इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कम्युनिज्म के टाइम में ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और एक कम्युनिज्म के टाइम में जिसने एक्सपीरियंस किए हैं, आई एम श्योर दे हैव पास्ड ऑन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और मैं मास इंडोक्ट्रिनेशन की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि ये जो चल रहा है वेस्टर्न यूरोप में इन द नेम ऑफ वोकिज्म एंड DEI एंड शेट, ये ईस्ट जर्मनी का जो लोग है ना, ये लोग आराम से बहुत आसानी से दे कैन सी थ्रू इट. That is why they are liking a nationalistic party like AfD. Unfortunately, the rest of Germany, which is to say West Germany, is still sleepwalking. और AfD के ऊपर फुल फ्लेजेड मेन स्ट्रीम मीडिया का, जर्मनी मेन स्ट्रीम का मीडिया का स्मीयर कैंपेन चल रहा है. बहुत सारे गाली वो लोग को मिलते हैं. उसके बावजूद भी AfD is clocking at number 2. एग्जिट पोल हुआ था 1-2 दिन पहले. एक AfD is expected to get about 21 to 22% of the vote, which is quite substantial and which puts them in the second place. AfD का क्या प्लैंक है? इलेक्टोरल प्लैंक के लोग का है इलीगल इमिग्रेशन. इट इज़ अबाउट जर्मन आइडेंटिटी, इट इज़ अबाउट जर्मन कल्चर. कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है जर्मनी में, लेट्स एक्सेप्ट इट एज अ प्रॉब्लम. जर्मन आइडेंटिटी और कल्चर इज इन थ्रेट, लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ प्रॉब्लम. एंड जर्मनी का एंड यूरोप का जो इस्लामाइजेशन हो रहा है, और उसमें जर्मनी भी शामिल है इसको लेके. लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि क्योंकि AfD का जो ये स्टांस है, विच इज नॉट द स्टांस दैट यूरोपियन यूनियन इज टेकिंग. 2024 में एक थुरिंगा में एक स्टेट इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे AfD को 32% वोट मिलने के बावजूद भी दूसरा जो ग्रीन पार्टी, लेफ्ट पार्टी है, ये सब एक होके AfD को गवर्नमेंट फॉर्म करने से रोक दिया. So this has led to significant discontent among the people. ठीक है, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो एलिट है वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद भी ये 2024 मिड समटाइम्स 2024 उसके बाद भी ये रिपीट हुआ है. ओके, तो इधर एज फार एज द अदर पार्टीज एंड द लीडर आर कंसर्न, थोड़ा सा सैंपल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि द जर्मन पॉपुलेशन जो भी है, जर्मन पॉपुलेशन क्यों इसको पसंद नहीं करते. आई एम रीडिंग फ्रॉम अ मीडिया पब्लिकेशन जिसका पिक्चर यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे. फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेयरबॉक is notorious for her naked incompetence. Federal Minister for Economic Affairs and Climate Protection Robert Habeck loves to report citizens who insult him on the internet. For example, in December last year, a 64-year-old pensioner had his house searched. Why? Because he had shared a post on X in which he called Mr. Habeck a moron. Nancy Faeser, Federal Minister of the Interior, who maintains contact with a magazine called Antifa,
आपको पता है एंटीफा इज सच अ वायलेंट ग्रुप. Now you got a federal minister of interior who is keeping in contact with a violent group called Antifa, और उसका काम ही है विच हंट अगेंस्ट राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जिसको वो लोग राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशनली दूसरा मैगजीन जो है जो उसके साथ उसका व्यू पॉइंट मैच नहीं करता उसको बैन करना. शोल्स तो आपको पता ही है, इज एन इनकॉम्पिटेंट बफून. पता चल चुका है पिछले 3 साल में उसने जर्मनी का जो हालत जो बनाया है, स्पेशली ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, साइडिंग विद नेटो, साइडिंग विद यूरोपियन यूनियन, giving a green signal to the blast of Nord Stream, crippling Germany's energy, crippling Germany's economy. फिर जर्मनी का भी इंडस्ट्री जो है उसको यूएस चला जा, वो उसके मतलब आंखों के सामने से वो यूएस निकल के चला गया. सो वी ऑल नो हाउ इनकॉम्पिटेंट शोल्स. सो ये जो जर्मनी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें ये एनेलिना बेरबॉक एंड रॉबर्ट हबेक एंड शोल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा है. इसमें जो एएफडी है, एएफडी का जो पार्टी है, एएफडी का जो लीडर है, समबडी लाइक एन एलिस वीडल हु कम्स अक्रॉस एज अ वेरी, ये सब का एक्सपोजर के बाद इतना वोकिज्म, इतना डीईआई, इतना क्लाइमेट चेंज नौटंकी, इतना ये सब लोगों को जेल में डाल देना, पीपल हु पुटिंग बैनिंग पीपल हु यू डिसएग्री विद, जो कि जर्मनी का एंड यूरोप का जो अभी जो बिहेवियर चल रहा है, ये सब को जो पब्लिक देखता है, ये सब के बाद एएफडी का लीडर जो है एलिस वीडल, शी कम्स अक्रॉस अ वेरी नो नॉनसेंस रियलिस्टिक पर्सन, जिसको यूरोपियन और जर्मन रियलिटी के लेके कोई भी इल्यूजन नहीं है. नाउ ये है आज के दिन में जर्मनी का कंडीशन. जो आज इलेक्शन हो रहा है, कुछ ही दिन में रिजल्ट्स निकल जाएंगे. विल कीप यू पोस्टेड व्हाट हैपेंस. But my personal belief is that, my personal expectation is that I hope that Germany realizes, the Germans realize that if Germany remains under this woke and semi-Islamist government, there is trouble brewing for them in the immediate future. Why immediate future? Brings us to the third point of this video, third and last topic of this video, of this global update. क्यों immediate future? Very interesting here. Uncle, under this new Trump administration, is taking more than an active interest in Poland. जी हाँ. And this is quite intriguing. And this is a very intriguing and a very informed interest that uncle is taking. Indications are that Donald Trump, JD Vance का जो duo है, they are more than a little excited about Poland. अपडेट तो जैसे आते रहेंगे आपके साथ हार्टलैंड डायरी में शेयर करते रहेंगे. फिलहाल इतना हम लोग गेस कर सकते हैं क्यों पोलैंड में इंटरेस्ट है. पोलैंड इज द ओनली कंट्री दैट इज इन अ बेटर इकोनॉमिक शेप कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ यूरोप. यूक्रेन वॉर के बाद पोलैंड हैज बेटर मिलिट्री. पोलैंड इज रीमिलिटराइजिंग एट अ रैपिड पेस एंड स्पेशली कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, कंपेयर टू नेटो. पोलैंड का एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी और पोलैंड का रीसेंट चेंज, ये मैं रीसेंट चेंज को कोट में डाल रहा हूँ, ये रीसेंट चेंज को लेकर हम बात करेंगे. ये सब जो है, ये सब मिलके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत ही फेवरेबल इंप्रेशन बना दिया है, एंड विच इज मेकिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वांस थिंक दैट पोलैंड कैन बी यूज्ड एज अ वर्केबल स्पॉट, एज अ वर्केबल spot in Europe to sort of look after that entire region during post-war as in यूक्रेन और ये रशिया का जो चल रहा है इसके बाद. एक बात और भी मुझे कल कहीं पे ट्वीट में देखा या कहीं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि पोलैंड इज बीइंग गेस्ड टू होल्ड मोर गोल्ड रिजर्व देन यूनाइटेड किंगडम. तो ये भी एक बहुत वाइटल पॉइंट है. So you're not only militarily strong, you're not only economically going strong, you're not only remilitarizing, you are in a better shape, you are anti-immigrant, you have your, मतलब आपके जो यूरोप में जो मतलब चारों ओर से जो एनआरकी चल रहा है विथ ऑल दिस इमिग्रेंट्स क्रिएटिंग मेहम एंड ऑल, ये पोलैंड में नहीं है. अभी तो सुनने में आ रहा है आपका गोल्ड रिजर्व भी यूके से ज़्यादा है. सो ये सब मिल के पोलैंड हैज़ बिकम अ वेरी फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर अंकल इंटरेस्ट. जहाँ तक मैंने बोला ना रीसेंट चेंज विद इन्वर्टेड कामा, एंड मैंने बोला कि आपको बाद में शेयर करेंगे. यहाँ पे ना पोलैंड में देखिए देयर आर टू पार्टीज, मतलब टू साइड्स. अगेन वन इज द प्रो यूज EU पार्टी एंड वन इज दैट PIS पार्टी विच इज़ कमिंग अप. PIS पार्टी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया भी था जहाँ पे मैंने बोला था कि ज़ेलेंस्की वो नारोचकी के अगेंस्ट इलेक्शन इंटरफियरेंस कर रहे हैं. तो पोलैंड का ये है कि
अभी जो पोलैंड का रूलिंग पार्टी है उसको लेके बात करते हैं। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका नाम है राडेक सिकोर्स्की। राडेक सिकोर्स्की वेरी रिसेंटली, अच्छा आपको पता है ये पिछले 2-3 साल से जो यूक्रेन में चल रहा है, इसमें पोलैंड वाज वेरी प्रो यूक्रेन एंड एंटी रशिया, एक्सट्रीमली प्रो यूक्रेन एंड एंटी रशिया। यूक्रेन को बहुत सारा सपोर्ट किया है, वेपन से लेके, ट्रेनिंग से लेके, बॉर्डर्स खोल के यूक्रेनियन का शेल्टर देने से लेके, दे हैव डन अ लॉट ऑफ दिस थिंग फॉर यूक्रेन। दे वर एक्सट्रीमली एंटी रशियन। अभी क्या हो गया है, ये मिस्टर सिकोर्स्की वेरी रिसेंटली केम आउट अगेंस्ट ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने एक प्रपोजल दिया था ना, एक यूरोप का आर्मी बनाएंगे, उसने बोला नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, भूल जाओ। He literally flatly declared that it is not going to happen. Sikorski is a Europhile. He is a pro-EU, pro-Ukraine, pro-NATO guy. So this came across as a shock to a lot of people कि यार ये बोल क्या रहा है, इतना दिन यूक्रेन को सपोर्ट करके ज़ेलेंस्की करके अभी अचानक से बोल रहा है कि आर्मी नहीं होगा। So मेरे को लगता है दिस इज अ स्टंट, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है ना, पीओ पार्टी विच इज द सिविक प्लेटफॉर्म, ये लोग कर रहे हैं इसका अपोजिशन जो है नौरोचकी वाला पीआईएस पार्टी, उसको चेक में रखने के लिए। पोलैंड का इलेक्शन है इन द मंथ ऑफ मे, दिस इज माय अजम्पशन। पोलैंड का इलेक्शन इज इन द मंथ ऑफ मे। ये जो रूलिंग पार्टी है, दे सी दैट द वॉर इज एंडिंग, सो देयर इज नो पॉइंट इन साइडिंग विद यूक्रेन। You know, this is fun. Everybody is now leaving us the sinking ship. The war is ending. We've got an election in the month of May. Opposite side में नौरोचकी है जिसका पब्लिक में बहुत सारे सपोर्ट है पीआईएस पार्टी का। अपने को यूक्रेन सपोर्ट करके कोई फायदा नहीं। Anyway, Polish people don't like European Union much. My population also doesn't like European Union etc. much. अगर उसको पसंद होता तो वो मुझे पॉपुलर बनाते ना, वो तो नौरोचकी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दे लाइक व्हाट नौरोचकी इज सेइंग, व्हाट पीआईएस पार्टी इज सेइंग एंड डूइंग। तो अपना पोजीशन थोड़ा प्रॉब्लम में है यहाँ पे, ऑफ माई सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन, ऑफ माई सपोर्ट टू नेटो, ऑफ माई सपोर्ट टू यूक्रेन, ऑल दिस 2-3 years। तो अभी ना मेरे को क्या करना है, अभी ना आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट ज़ेलेंस्की, अगेंस्ट यूक्रेन। So it looks like whichever party is now going to win in Poland, your party, PIS party, there is going to be a pro-American tilt in near future. Okay. अब मुझे तो हंसी आ रहा है कि ज़ेलेंस्की कुछ ही हफ्ता पहले ये रूलिंग पार्टी के फेवर में ही वाज ट्राइंग टू अटैक पीआईएस पार्टी का लीडर, जिसको लेके न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया कि ज़ेलेंस्की इज ट्राइंग टू इंटरवीन, ट्राइंग टू मेडल इन अपकमिंग पुलिस इलेक्शन। जिस पार्टी को वो सपोर्ट दे रहा था, उसी पार्टी अभी अचानक उठ के ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे छोड़ा भोग दिया। ओके, नाउ कमिंग टू बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड पीआईएस पार्टी, दोनों ही प्रो अमेरिकन है, बट ये जो रूलिंग पार्टी है इट इज प्रो जर्मन। पीआईएस पार्टी इज प्रो अमेरिकन बट एंटी जर्मन। और आपको याद होगा 5 मिनट पहले जब हम जर्मनी की बात कर रहे थे कि आज संडे को इलेक्शन है, वहां से मैंने लेके आया कि अगर जर्मनी ने एफडी मतलब ठीक से डिसाइड नहीं किया तो जर्मन के लिए प्रॉब्लम है। तभी पोलैंड का बात शुरू किया। Now, PIS party turns out is anti-German. With the rising economic and military power of Poland, Poland has always wanted to expand. इसमें मैंने एक वीडियो भी किया था कुछ ही हफ्ता पहले, मुझे याद नहीं है, where I talked about the fact that यूक्रेन में पोलैंड का हिस्टोरिक पार्ट है एंड रशियन गवर्नमेंट इज और थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड टेबल जहाँ पे वो हंगरी पोलैंड को बुलाएंगे कि यूक्रेन का जो भी पुराना हिस्सा है जो कि आप लोग का था उसको कैसे मतलब बंटवारा करेंगे, carving of Ukraine basically. तो पोलैंड का, coming back to Poland, Poland has always wanted to expand its military influence, its influence, let's say. सेंट्रल यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाना, ईस्ट यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाना और नीचे की तरफ एज फार एज द बॉल्कन्स, ये तक जाना, ये सब पोलैंड का बहुत दिन से, बहुत साल से पोलैंड का 2009 से 19 से 24-25 लाइक अबाउट 15-17 ईयर्स दे हैव लाइक काइंड ऑफ हैड दिस इन माइंड कि अपने को एक्सपैंड करना है। नाउ बहुत रिसेंटली सेक्रेटरी हेग्सेथ ने पोलैंड को प्रेज किया एज अ मॉडल एलाई ऑफ अंकल। Hegseth is calling Poland a model ally of America. I have to carefully consider what I am saying. If Trump team is indeed looking at Poland favorably, then it is important that PIS wins in May, because even though this ruling party PO party is aligning itself with USA,
on a few issues. It is generally a party of globalists, hopelessly tied to European Union, hopelessly woke. Okay, the only one place where they are like they have put their feet down is anti-immigration. बाकी कुछ खास नहीं है. Now, here comes the interesting part. This is where Europe is getting interesting. अगर AFD पार्टी जर्मनी में, अगर ये आज के इलेक्शन के बाद whenever the result comes out, if AFD party comes to power in Germany, then that might put Poland in a spot. पूछो क्यों? क्योंकि AFD party reflects a lot for Germany what PIS party reflects for Poland. आपको लगेगा कि अच्छा ही तो है, AFD पार्टी भी जर्मन नेशनलाइजेशन और जर्मन यूनिटी और जर्मन कंजर्वेशन का सोच रहा है, PIS भी पोलैंड का सोच रहा है. गुड, यस, बट पॉइंट नंबर 1 इज ट्रंप को फिर 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे. इतना दिन तो वो बैठा था कि शोल्स इज एन इडियट एंड आई सी अ फ्यूचर इन पोलैंड, तो आई वांट टू यूज पोलैंड एज अ मॉडल एलाई, जो सेक्रेटरी हेक्सेट ने बोला था. अब AFD आ जाएगा तो ट्रंप के पास 2 ऑप्शन मिलेंगे. सो इट कुड बी एनी, इट कुड बी बोथ आइडियल सिचुएशन में. बट राइट नाउ लेट्स जस्ट थिंक दैट पोलैंड के एंगल से अगर हम सोचेंगे तो पोलैंड के लिए थोड़ा सा अपना पोजीशन थोड़ा सा वीक हो गया. मतलब till about yesterday we were the only country that America was willing to look forward to with. अभी तो जर्मनी भी आ गया AFD के जीतने के बाद. अगर AFD जीतता है जर्मनी में, पोलैंड का एक और स्केयर है, ये जो रंप यूक्रेन का जो रह जाएगा, बचा कुचा हिस्सा जो रह जाएगा. देखो, पुतिन का एक प्लान तो था नाजिज्म को पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे यूक्रेन में, वो नहीं कर पाए. ठीक है, he has liberated the Russian speaking territory, he has taken away 30-35% of Ukraine का जो rare earth mineral है वो टेरिटरी पूरा ले लिया है. he has taken away the industrial zone of यूक्रेन का जो रंप यूक्रेन रह जाएगा इसमें. बट पुतिन का जो था कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नाजी एलिमेंट इन यूक्रेनियन सोसाइटी, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए. रियलिस्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं था कभी. तो ये तो रह जाएंगे. Now there is a scare in Poland कि ये Nazi elements of Ukraine history, Nazi elements of Ukraine have this historical tendency to find a kind of a running mate in Germany, जो कि पहले भी हुआ था. अगर AFD आते हैं जर्मन में पावर में, so there is a chance that there could be ultra nationalist छोटा छोटा militia units where Ukrainian Nazis will sort of find a place to kind of enroll themselves in, and this they might use then to move into Poland, because जैसे यूक्रेन का जो टेरिटरी है कुछ हद तक वो हिस्टोरिकली पोलैंड का था. ये बात भी सही है कि यूक्रेन का स्पेशली ये नाजी जो है, नाजी यूनिट जो एलिमेंट जो है, इसका पोलैंड का ईस्ट के ऊपर बहुत साल से नज़र था, अभी भी है. सो व्हाट this common scare in Poland is that if AFD comes to power in Germany and if rump Ukraine ka Nazi elements find a kind of a ideological godfather in AFD, कल को ये भी हो सकता है कि ये लोग AFD के फ्रिंज यूनिट के साथ, एक्सट्रीम राइट विंग यूनिट के साथ मिलिशिया यूनिट, ट्रांसनेशनल छोटा मोटा मिलिशिया यूनिट क्रिएट करके पोलैंड के इसके बाद, फार फेच्ड अ लिटिल बिट पोलैंड के तरफ से अगर सोचे तो, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज हिस्ट्री में ऐसे है, ये हुआ भी था. On the other hand, this could be the other way around for Germany. If PIS party in Poland wins and if Germany stays the same woke that it is, एक तरह से इस्लामिस्ट इमिग्रेंट, दूसरी तरफ से रंप यूक्रेन का नाजी एलिमेंट could, आई एम नॉट सेइंग ये होगा, नाजी एलिमेंट could tie up with fringe Nazi element of PIS party in Poland, and they could have the same thing done on Germany. Brings us to the Ukraine issue. It's Ukraine which is creating all of this. The end of Ukraine war is now going to create a lot of ripple effect. अगर आपको याद है, मैंने एक दो वीडियो में आई हैव ऑलवेज एक्चुअली मेंटेन दैट ट्रंप इज गोइंग टू वांट यूरोपियन यूनियन टू पे, कि यार तुम लोग को यूक्रेन का फाइट को आगे लेके जाना है, तुम लोग खुद का पैसा दो, मुझे नहीं पैसा देना है. So he is not bothered about Ukraine. He is only bothered about recovering American money. So, what are the points that are surfacing slowly? Let me list them very quickly. Post-Ukraine, America wants a local power to hold the reins. It is Poland that they are favoring as of now.
looking at the chances of PIS party, unless अगर ये जर्मनी में AFD पार्टी आ जाते हैं, then it would be 2 options for US. Next point. JD वांस को जो स्पीच है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रम्प टीम इज फोकसिंग ऑन द रिटर्न ऑफ नॉट राइट विंग. ये आई मीन आई ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद दिस लेफ्ट विंग राइट विंग यूसेज, and I have made it clear before also कि ये this is not about left wing right wing, this is about traditional nationalistic party versus globalist. So this is about nationalist versus globalist. So Trump team always favors a strong nationalist parties to come to power in Europe. Okay, so it could be in Poland, it could be in Germany, it could be in France, it could be in Italy. Trump team always favors, as it looks like as of now, कि nationalist parties should be in power in Europe, different countries. इसका मतलब they are effectively going to try and retire or probably reduce the importance of European Union. ये जेडी वांस का स्पीच से ये समझ में आया है. अमेरिका को करना क्या है? अमेरिका डजंट नीड टू डू एनीथिंग एक्टिवली. वो लोग यूरोपियन यूनियन से अपना इंटरेस्ट कम कर देंगे यूरोपियन इंटरेस्ट में, तो यूरोपियन इंटरेस्ट ऐसे खुद ब खुद दिल विदर एंड दिल लाइक बिकम अनइम्पोर्टेंट. इफ दैट हैपन्स, अगर ये होता है तो दैट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एम्पायर स्टेट. ये मेरा assumption है, because I am a person who likes to look back into the time when empire states used to rule the world. That to me was a good time. डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए या पुतिन को बोलिए, ये लोग का जो बिहेवियर है, ये लोग का जो एक्शंस है, इसको देख के लगता है पिछले 2-3 साल से, 2-4 साल से, पिछले 2-4 साल से नहीं, इनफैक्ट 2015-2016 से व्लादिमीर पुतिन एंड 2016 से व्हेनेवर डोनाल्ड ट्रंप केम इन पावर, दिस टाइम राउंड और भी स्ट्रांग एंड स्पेशली विद द पीपल दैट आर देयर इन हिज टीम, लग रहा है कि यू नो दे आर trying to bring back a kind of a multipolar world based on a core empire and a periphery. Core empire and a periphery. अगर आप देखेंगे रशिया को यूक्रेन छोड़ रहा है, so it is like core Russian empire, उसका एक पेरिफेरी रहेगा जो कि रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेंगे. पोलैंड को अगर छोड़ देते हैं, एंड इफ यूनाइटेड स्टेट्स अलाउज पोलैंड टू increase its area of influence into Central Europe and Balkans, so Poland and territory. इंडिया को बोला है यार बांग्लादेश को तुमको जो करना है कर लो, so India and periphery. So it is यूनाइटेड स्टेट्स का खुद अपना दिख रहा है. मैंने 2-3 वीडियो ऐसे ही बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेरिटरी, गल्फ ऑफ पनामा एंड दिस एंड दैट एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैनल ऑफ पनामा, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एम्पायर एंड पेरिफेरी. सो इफ दिस इज व्हाट इट इज, then it could be the foundation of empire state. So and it could be the big, you know, the start of power based on polarity, multipolar order, and the power which is the power structure which is like an order which is basically about the core empire and the peripheral empire. To my great anticipation is about to get extremely interesting, you know, with ultra nationalist parties rearing their head, with Trump pushing for more and more assertive nationalism, with the ready pool of millions of illegal immigrants, a completely detached and a completely idiotic and a completely delusional elite which thinks it is running the country, which is running the show. Economy is tanking and there is a massive energy deficit which they are staring at. तो अगर यहाँ पे यूरोप का थोड़ा सा भी टिपिंग पॉइंट पे आ जाए या टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर ले, the protracted violence that is going to then take place across the entire European landmass is going to make Ukraine look like a walk in the park. This is my assumption because we have seen it happen twice, thrice. We have heard about it, not seen it. 2-3 तो ऐसे ही दिमाग में आ जाता है. You know, you've got your 30 years war, you've got your First World War, you've got your Second World War, you've got a lot of things as far as Europe is concerned in terms of violence. You've got the entire colonial history. So now you've got a situation where you've got a completely detached government जिसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उसका देश में. You've got illegal immigrants who are coming in and who are pressing on from all sides. You've got economy which is gone bad. You've got energy system which has gone bad. Job loss, inflation, people who are pissed off, and you've got a rise of nationalistic parties. थोड़ा थोड़ा करके अपना अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके कि हम लोग है ये feelings दे रहे हैं पब्लिक को. So there's a lot of anticipation as far as Europe is concerned. Interesting things could happen, and if it takes a violent turn, then it could be so bad that, as I said, it could make Ukraine look like a walk in the park.
So that's all for today. If you have liked the video, please show your appreciation and like and comment. First timers to the channel, please press subscribe button. और अभी तो हाँ इंटरेस्टिंग, अभी तो एक चीज़ का पता चल गया ना भाई यूएस8 फियास्को लेके कि देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स हियर विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट कुड हैव बीन रिसीविंग मनी फ्रॉम यूएस8. और ये इंटरेस्टिंग है. उसके साथ साथ ये भी है कि दैट पुट्स अस इनटू अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज देन अगर बाहर का पैसा एंडोर्समेंट पीछे इंस्टीट्यूशन वाला सपोर्ट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन इंक्रीज योर सब्सक्राइबर बेस. Then people like us who doesn't have any support, अपना establishment support तो कुछ नहीं है. अपना establishment like Heartland Dairy का establishment support कुछ नहीं है. आप अपना establishment support is you, people who are watching the show. So आप ही मेरे establishment हो, तो आप सबको please help increase the subscriber base. So please help spread and share. All right, so I'll see you Heartlanders next week with a new topic. तब तक के लिए जय हिंद and जय गुरु.